हेलो स्टूडेंट्स, संभव एकेडमी श्री गंगानगर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं मुकेश सहारण और हमारा जनरल साइंस में टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र में हमने बहुत कुछ बातें की है, एक एक पॉइंट को उठाया। उसी में आगे पाचन तंत्र के अंतर्गत ही हमने आमाशय पे बात की थी कि स्टोमक, एब्डोमेन, आमाशय, उदर, पेट क्या होता है, उसमें कैसे कैसे फंक्शन होते हैं। आज आमाशय से आगे का पार्ट छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन पे बात करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी सगे साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें तथा संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। और पाचन तंत्र में हमने आमाशय तक बातें की थी कि आमाशय क्या होता है, कैसा, उसके अंदर कैसे भोजन का फंक्शन होता है। आमाशय के बाद में ही स्टार्ट होती है छोटी आंत। आमाशय से जुड़ी हुई आगे की संरचना कौन सी? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाती है। क्या कहलाएगी? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत क्या होती है। नाम है छोटी आंत लेकिन काम बड़े बड़े हैं। नाम छोटी आंत लेकिन काम बड़े बड़े। छोटी आंत की सबसे पहला क्वेश्चन कि छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। 6 से 7 मीटर। जो टोटल इंटेस्टाइनल कैनाल, आहार नाल की लंबाई 10 मीटर के लगभग है, उसमें से 6 से 7 मीटर लंबाई तो छोटी आंत की है। देखिए, नाम है छोटी आंत और लंबाई बड़ी। इसके बाद में है कि बड़ी आंत। नाम बड़ी आंत है लेकिन लंबाई 1 से 2 मीटर। यानी किस आधार पे काम ने फिर छोटी आंत क्यों कहा? जब लंबाई बड़ी है तो छोटी आंत क्यों कहा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा? क्योंकि इसका जो डायामीटर, जो व्यास होता है, वो स्मॉल होता है, छोटा होता है। इस कारण से नाम रखा छोटी आंत। तो इस छोटी आंत की लंबाई, छोटी आंत का व्यास यानी डायामीटर क्या होता है? कम, छोटा होता है। इस कारण से नाम क्या पड़ा? छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। ड्यूोडेनम, ज्यूजिनम, इलियम। ड्यूोडेनम, ज्यूजिनम, इलियम। हमें वही 3 भाग। 1 नंबर पे भाग होता है ग्रहणी। आमाशय से जो भोजन आगे ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रहणी यानी ड्यूोडेनम। 2 नंबर पे भाग जो होता है वो होता है मध्यांतर। मिडल का भाग मध्यांतर कहलाएगा, ज्यूजिनम कहलाता है। ड्यूोडेनम, ज्यूजिनम, ग्रहणी, मध्यांतर। सबसे पहले जो आमाशय से भोजन ग्रहण करता है वो ग्रहणी, मध्य का भाग मध्यांतर, और जो लास्ट शेष भाग रह जाता है वो कहलाता है शेषांतर, इलियम, या इसे ही कहते हैं शूद्रांतर। इसे क्या कहते हैं? शूद्रांतर। शेषांतर या शूद्रांतर होता है। शेषांतर या शूद्रांतर। तो ये 3 ध्यान देने। छोटी आंत के 3 भाग, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर या शूद्रांतर, ये 3 भाग होते हैं। अब एक एक भाग पे बात करते हैं। छोटी आंत जो है उसकी संरचना देखते हैं कि कैसी है। आमाशय के बाद में स्टार्ट होती है छोटी आंत। छोटी आंत में मेनली भोजन का पाचन होगा। छोटी आंत में ही भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। इसी पाचन तंत्र में छोटी आंत पे बात करेंगे। पूरी संरचना देखना छोटी आंत की। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ग्रासनाल, छोटा सा बना रहा हूं, आमाशय। आमाशय के बाद में ये छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है।
ये छोटी आंत। छोटी आंत का व्यास डायामीटर बहुत कम होता है, छोटा होता है। छोटी आंत का डायामीटर यानी व्यास बहुत कम होता है। छोटी आंत को घेरे हुए पाई जाएगी बड़ी आंत। छोटी आंत को घेरे हुए, यहां से बड़ी आंत, छोटी आंत को घेरे हुए कौन सी पाई जाती है? बड़ी आंत पाई, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। हम बड़ी आंत पे बाद में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, पहले छोटी आंत पे चलते हैं। बड़ी आंत पे हम बाद में अध्ययन करेंगे, बड़ी आंत क्या होती है, कैसे होती है, सब बातें। हमने तो पहले छोटी आंत पे देखना है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। छोटी आंत का व्यास कम होता है। जो भोजन आमाशय से ग्रहणी में आता है, ये आमाशय से भोजन किस में आया? ग्रहणी भाग में। आमाशय के अंदर हमने देखा था कि अम्लीय माध्यम होता है। भोजन की प्रकृति कैसी होगी? एसिडिक मीडियम। हमने जो पहला भाग ग्रहणी भाग है, उसमें भोजन आते ही हमने इस ग्रहणी को कहा, छोटी आंत को कहा कि भाई भोजन का पाचन कीजिए। छोटी आंत कहती है कि पाचन के लिए पहले मेरी 2 शर्तें मंजूर कीजिए। हमने कहा बताइए। छोटी आंत कहती है, ग्रहणी भाग कहता है कि एक तुम भोजन का माध्यम जो अम्लीय आ रहा है उसको क्षारीय कीजिए, कि जो आमाशय से भोजन अम्लीय माध्यम का है उसको क्षारीय बनाइए। हमने कहा चलो ये भी काम करेंगे। दूसरा ये कहती है कि जो भोजन के अंदर वसा के बड़े बड़े कण हैं उनको छोटे कणों में डालो। मैं बड़े कणों को नहीं तोड़ सकता, उसको छोटे कणों में बदल के दो। हमने कहा ये भी काम करें। इसके लिए हम एक और ऑर्गन की सहायता लेते हैं। इसी साइड में, इस साइड में त्रिभुजाकार आकृति का एक ऑर्गन अंग होता है, नाम होता है यकृत यानी लीवर। यकृत यानी लीवर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इस साइड में यहाँ पे एक ऑर्गन और उसी का नाम होता है यकृत यानी लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होती है। ये यकृत, इसी के नीचे एक पेशीय थैलीनुमा संरचना पाई जाती है। इसे कहते हैं पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, जीबी, गॉल ब्लैडर। सामान्य भाषा में कहते हैं पित्ते की थैली। अक्सर नाम सुनते हैं हम कि पित्ते की थैली में स्टोन हो गई है, पित्ते की थैली में पाथरी हो गई है। वो पित्ते की थैली क्या कहलाता है? पित्ताशय। इस यकृत लीवर के अंदर ध्यान देना, पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट। बाइल जूस फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे यही जो कंफ्यूजन करेगा, हमें क्वेश्चन मिलेगा पित्तरस का निर्माण कौन करता है, और पहला ऑप्शन मिलेगा पित्ताशय। और हम पित्ताशय गलती से पित्ताशय कर देते हैं और वहाँ गलत हो जाते हैं, क्योंकि नाम क्या लिखा? पित्तरस, और हमें इसे लगता है कि पित्तरस का निर्माण पित्ताशय करता है, जो कि गलत है। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत यानी लीवर। तो फिर पित्ताशय गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? इसी पित्तरस का संग्रहण करने का। पित्ताशय का कार्य क्या होता है? पित्तरस का संग्रहण, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। पित्तरस के संग्रहण का काम किसका होता है? इस पित्ताशय का। इस पित्तरस की प्रकृति देखी जाए, प्रकृति होती है क्षारीय। पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है, एल्कलाइन नेचर। जो पित्तरस होगा उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति होती है। कैसी? क्षारीय, एल्कलाइन। ध्यान देना, इस पित्तरस के अंदर एंजाइम नहीं होते, एंजाइम नहीं होते। पित्तरस के अंदर कोई भी एंजाइम्स नहीं होते। इस पित्तरस के अंदर रसायन होते हैं, केमिकल्स, रसायन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केमिकल्स, रसायन।
और इन्हीं रसायनों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अब इस पित्रस को पित्ताशय से ग्रहणी भाग तक लेके जाने के लिए एक डक्ट नलिका लगी होती है। पित्रस को इस पित्ताशय से ग्रहणी भाग तक लेके जाने के लिए एक डक्ट नलिका होती है जिसका नाम होता है पित्त वाहिनी। इसी नलिका को क्या कहते हैं? पित्त वाहिनी। जो पित्रस को लेके जाती है वो पित्त वाहिनी कहलाएगी। बाइल डक्ट, बाइल जूस को लेके जाने वाली बाइल डक्ट पित्त वाहिनी कहलाती है। जो पित्रस को लेके जाएगी वो पित्त वाहिनी। जैसे ही पित्रस को बाइल जूस को ग्रहणी भाग में छोड़ा जाता है, ऊपर से भोजन अम्लीय माध्यम का आमाशय से आता है, इधर से क्षारीय माध्यम के रसायन डालेंगे। पहले नेचुरल उसकी प्रकृति जो होगी वो कैसे होगी? उदासीन, न्यूट्रल, और फिर और अगर केमिकल आएगा तो कैसी नेचर हो जाएगी? क्षारीय। जो ग्रहणी की 2 शर्तें थी उसमें से एक शर्त पूरी की हमने। किसने की? पित्रस ने। पित्रस का काम क्या होता है? एक तो भोजन के माध्यम को कैसा बनाना? क्षारीय। दूसरा इसी पित्रस का काम होता है वसा का पायसीकरण। वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या करता है ये? वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्या होता है वसा का पायसीकरण? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका अर्थ है वसा के बड़े कणों को, वसा यानी लिपिड के बड़े कणों को किस में बदल देना? कणों को छोटे कणों में बदलना। छोटे छोटे कणों में बदलना, कणों में बदलना ही इसका काम होता है। इसी को वसा का पायसीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। जो वसा के बड़े बड़े कण थे उनको तोड़ के किस में बदल दिया? छोटे छोटे कणों में। और ये बदलने का काम किसने किया? इसी पित्रस ने, बाइल जूस ने। पित्रस बाइल जूस ने उस वसा के बड़े बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदल दिया। और दूसरा जो भोजन का माध्यम अम्लीय था उसको कैसा बना दिया? क्षारीय। यानी ग्रहणी की 2 शर्तें हमने पूरी की कि लो जी भोजन का माध्यम क्षारीय किया, वसा के बड़े कणों को छोटे कणों में बदल दिया हमने, यानी वसा का पायसीकरण किया। ये दोनों फंक्शन करवाता कौन है? यकृत लीवर के अंदर बने पित्रस के द्वारा। उस पित्रस को संग्रहण कौन करेगा? पित्ताशय। उसी पित्रस को पित्ताशय से ग्रहणी तक लेके आने वाली जो डक्ट नलिका वाहिका है वो किस नाम से जानी जाती है? तो पित्त वाहिनी कहलाएगी, बाइल डक्ट कहलाएगी। तो ये लीवर यकृत भी पाचन तंत्र में सहायता प्रदान करता है। अगर लीवर नहीं हो, बाइल जूस नहीं बने तो भोजन का पाचन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति क्षारीय नहीं होगी, क्षारीय नहीं होगी तो भोजन का पाचन कैसे होगा? तो भोजन का माध्यम हमें पाचन तंत्र में अन्य ग्रंथियों की सहायता लेनी पड़ती है। और एक ग्रंथि कौन सी? यकृत यानी लीवर। सेकंड देखिए ग्रंथि, अब इस भोजन का पाचन करना है, इसी के लिए छोटी आंत की जो यू आकार की नलिका है उन्हीं के अंदर इस तरीके से, जैसे आम की गुठली जो बीज होता है वैसी आकृति की ग्रंथि होती है, और इसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा? अग्नाशय ग्रंथि। पैंक्रियाटिक ग्लैंड अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। इस साइड में यहाँ पे पैंक्रियाटिक ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि। इसी अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है अग्नाशय रस। अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक ग्लैंड से किसका फॉर्मेशन होता है? पैंक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन होता है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का निर्माण होता है। ये अग्नाशय रस, इसे ही कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस। कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस, कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस का हमने क्यों कहा जाता है पूर्ण पाचक रस? क्योंकि इसके अंदर सभी पाचक एंजाइम होते हैं। सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं।
कंप्लीटली डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर होंगी? इसी अग्नाशी रस के अंदर। अग्नाशी ग्रंथि से निकलने वाले अग्नाशी रस को पूर्ण पाचक रस कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सभी पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अब ये एंजाइम कौन कौन से हैं वो ध्यान देना। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो भोजन को तोड़ने के लिए ही एंजाइम होते हैं। एंजाइमों पे बात कर रहा हूँ। जैसे माल्टोज शर्करा होती है, कौन सी? माल्टोज। ये डाइसैकेराइड होती है। ये ही एक तरीके का भोजन है। माल्टोज को तोड़ने के लिए इसमें एंजाइम होता है माल्टेज। कौन सा होगा? माल्टोज शर्करा को तोड़ने के लिए अग्नाशी रस के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? माल्टेज। किस में कन्वर्ट करेगा इसको? तो ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। किसमें? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करता है? माल्ट। माल्टोज को तोड़ने के लिए माल्टेज एंजाइम आता है। यानी जो भोज्य पदार्थ के अंदर माल्टोज है, शर्करा सैकराइड्स है, उसी का अपघटन करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए इस अग्नाशी ग्रंथि से निकलने वाले अग्नाशी रस में माल्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। जिस भी शब्द के पीछे एज या जन मिल जाए वो हमेशा एंजाइम होते हैं। या एज लगाओ या जन लगाओ, वो एंजाइम ही होते हैं। तो माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? माल्टेज। कन्वर्ट किस में करेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। दूसरा ध्यान दीजिए, माल्टोज के बाद में सुक्रोज, ये भी डाइसैकेराइड होती है। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम आता है। सुक्रेज खुद ही नाम बता रहा है, माल्टोज माल्टेज। सुक्रोज को कन्वर्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए कौन सा? सुक्रेज एंजाइम। ये कन्वर्ट करता है इसे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्रक्टोज के अंदर। ग्लूकोज को और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एक शर्करा डाइसैकेराइड लैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने के लिए इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं लाइपेज। लैक्टोज के लिए लैक्टेज। लैक्टोज को तोड़ने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए कौन सा एंजाइम? लैक्टेज। कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज। लैक्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। किसको? लैक्टोज को। करेगा कौन? लैक्टेज एंजाइम। माल्टोज को कन्वर्ट करने के लिए माल्टेज, सुक्रोज को बदलने के लिए सुक्रेज, लैक्टोज को बदलने के लिए लैक्टेज। इसी तरीके से देखिए लिपिड यानी वसा, वसा या लिपिड, लिपिड को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है इसमें? लाइप। लिपिड यानी वसा को कन्वर्ट करने के लिए लाइपेज एंजाइम होगा। किसमें तोड़ देगा इसको? वसीय अम्लों में, फैटी एसिड में। किसमें? वसीय अम्ल, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड यानी वसीय अम्लों में बदल देता है। किसको? वसा लिपिड को, लाइपेज एंजाइम। इसी तरीके से देखिए प्रोटीन को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए एंजाइम आता है ट्रिप्सिन। आमाशय में था पेप्सिनोजन से पेप्सिन बना था, यहाँ ट्रिप्सिन होता है। वहाँ पॉलीपेप्टाइड बन रहा था कि प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा? ट्रिप्सिन। और ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है अमीनो अम्लों में। किसमें? अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए, किसके लिए? अगर जो ग्लूकोज है उसी का आगे अगर हमने अपघटन कराना है तो इसके लिए जो एंजाइम होता है वो इम्पोर्टेंट एंजाइम जाइमेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देगा एथिल अल्कोहल में। इसमें एथिल अल्कोहल, जिसे सामान्य पीने वाली शराब कहते हैं एथिल अल्कोहल। तो ग्लूकोज को जाइमेज जमा देगा अल्कोहल में। ग्लूकोज को जाइमेज किस में कन्वर्ट करता है?
इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। किसमें? इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर। इसी कारण से देखो सारे के सारे भोज्य पदार्थों का पाचन करने के लिए ये सारे के सारे पाचक एंजाइम किसमें पाए जाएंगे? इसी पाचक रस के अंदर। जो डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस होता है, होगा कौन सा? अग्नाशयी रस। पैंक्रियाटिक जूस, इसको कंप्लीटली डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये भोजन को पूर्णतया क्या करेगा? तोड़ देता है, कंप्लीटली इसका डिसोसिएशन करेगा और मेनली कन्वर्ट किसमें करेगा? ग्लूकोज के। यानी कोशिकाओं जो भोजन का पाचन हुआ वो अंत में किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज के अंदर। हमने इसको कन्वर्ट करके किस में? ध्यान रखना, माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? माल्टेज। इसमें कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। सुक्रोज को तोड़ने के लिए सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। लैक्टोज को तोड़ने के लिए लैक्टेज एंजाइम ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किस किस में? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। फिर वसा यानी लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, वसीय अम्लों में बदल देता है। फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा, वसीय अम्लों में बदल देगा। इसके बाद में अगर प्रोटीन को तोड़ना है तो ट्रिप्सिन एंजाइम आएगा। कौन सा? प्रोटीन ट्रिप्सिन। प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। कन्वर्ट किस में करेगा? अमीनो अम्लों में। ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम किस में कन्वर्ट करता है? एथिल अल्कोहल में। यानी मेनली भोजन का पाचन। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है? ऑप्शन मिले मुख के अंदर, मुख गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आंसर आएगा छोटी आंत। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाए कि भोजन का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर। तो ग्रहणी भाग होगा। इसी ग्रहणी भाग में मेनली भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। ग्रहणी के बाद में जो मध्य का भाग होता है वो कहलाता है मध्यांतर। क्या कहलाता है? मध्यांतर। मिडल भाग मध्यांतर कहलाता है। मध्यांतर भाग का ज्यूजिनम का भाग का कोई काम नहीं होता, केवल जो पचित भोजन है उसको कहाँ भेजना? आगे भेजना। डाइजेस्टिव जो फूड है, भोजन है, उसको केवल आगे ट्रांसफर करता ही है, आगे भेजता है। और लास्ट भाग जो होता है वो शेषांतर कहलाता है। ये भाग क्या कहलाएगा? शेषांतर। और छोटी आंत का जो तीसरा भाग शेषांतर भाग है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पचित भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण। हमसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहाँ? छोटी आंत में। पचित भोजन का अवशोषण भी कहाँ? छोटी। यानी जो पचित भोजन है, जो ग्लूकोज है, उसको अवशोषित करके किसमें डाला जाता है? ब्लड में। किसमें? ब्लड यानी रक्त में भरा। जो डाइजेस्टिव फूड है, पचित भोजन, यानी भोजन पाचन होने के बाद में अंत में किसमें कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज। जो ग्लूकोज पचित भोजन है उसको कहाँ डाला जाता है? कोशिकाओं में भरा जाता है। किसमें? यहाँ से ब्लड में, और ब्लड से कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में। तो मेनली अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन किस आहार नाल के किस भाग में होता है, तो किस भाग में? छोटी आंत में। और छोटी आंत के भी किस भाग में? ग्रहण। पचित भोजन का अवशोषण किस भाग में होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत का भी कौन सा? शेष भाग जो होता है शेषांतर कहलाता है। क्या कहलाएगा? शेष भाग, शेषांतर भाग। और इसी शेषांतर भाग से क्या होता है? पचित भोजन का अवशोषण होता है। तो भोजन का पाचन भी छोटी आंत में, पचित भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में। पाचन भी कहाँ किया? छोटी आंत। अवशोषण भी कहाँ किया? छोटी आंत। इसीलिए छोटी आंत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। देखिए छोटी आंत के कार्य से ही वो क्या बनती है? क्योंकि उसका पाचन भी कहाँ? छोटी आंत में, और अवशोषण भी कहाँ होता है? छोटी आंत। पाचन भी छोटी आंत में, अवशोषण भी छोटी आंत में। तो ये थी छोटी आंत, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बड़ी आंत पे चर्चा करेंगे कि बड़ी आंत क्या होती है, बड़ी आंत के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो आप सभी एक बार फिर से इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।